सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। आज डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बहुत ही क्रक्स वे में आज का सेशन होने वाला है। क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं एंड लगातार मैं कोशिश करूंगी आपको एवरीडे पेपर वन की जो 10 यूनिट है तो एक एक यूनिट के क्वेश्चंस हर दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो 20-30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले सेशन में डिस्कशन कर लिया था और इस क्वेश्चंस को लेकर के मतलब आज वाली सीरीज को लेकर के आपके टोटल हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस। बीच में मुझे मौका मिला तो मैं कुछ और 20-30 क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर यूनिट से डिस्कशन कर लूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट हर साल इस पर्टिकुलर यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। सो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये यूनिट अगर आपकी तैयार हो जाती है तो लगभग 6 to 8 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे पेपर वन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे बढ़ने से पहले सोशल मीडिया हैंडल्स आप सभी देख लें। ये फेसबुक का लिंक है, देन ये इंस्टाग्राम का लिंक है और ये टेलीग्राम का लिंक है। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, साथ ही इसके पहले की जो भी हमने सेशन डिस्कशन किया है उसकी भी लिंक आपको यहीं पे मिलेगी, यहाँ पे मतलब टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर चैनल पे। साथ ही हम जो भी अपडेट्स करते हैं लाइक सेशन को पोस्टपोन करना है या सेशन कब करना है, सेशन की लिंक्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मुझे पर्सनली कोई चीज क्वेरी है, कोई आपको पर्सनली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो ज्ञानडा बाय शेफाली आप इंस्टा अपने टेलीग्राम के चैनल में जाकर के सर्च वाले बॉक्स में जाकर के सर्च करोगे तो वहां से आप मुझे कोई पर्सनल क्वेरी है या क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी चैनल से तो जुड़ ही जाना क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है। ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है। चलो अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सारी जो सीरीज है वो अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग है, रिसर्च एप्टीट्यूड का अलग है, पीडीई का अलग है और हायर एजुकेशन का भी अलग है। सबका अलग अलग मैंने बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मिक्स ना हो। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर से चेक कर लेना। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, इसमें सारे जो मॉक टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वही वाला वीडियोस अपलोड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना क्योंकि हम अपने चैनल पे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कि आपको अगर बुक्स से पढ़ना है ऑफलाइन तो आप कौन से बुक से पढ़ सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं आपके स्क्रीन पर, यूजीसी नेट के लिए पेपर वन के लिए काफी अच्छी बुक है। और अच्छी बात ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपकी क्वेरी थी कि मैम पेपर वन के लिए कोई अच्छी बुक बताइए। तो ये पियर्सन की बुक अच्छी है, ट्रूमैन की भी बुक अच्छी है और अरिहंत की भी बुक बहुत अच्छी है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं या चाहे तो लोकल स्टोर से भी आप बाय कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पियर्सन की बुक अच्छी है, अरिहंत की बुक अच्छी है, ट्रू मैन की अगर मिल जाए तो ट्रू मैन की भी अच्छी है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बुक्स हैं जो अच्छी हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। आप सभी को आंसर करना है, बहुत ही गौर से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको सभी प्रश्नों के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, which of the chemical substances released into the environment while a burning of fossil fuels can lead to acid rain। मतलब कि सवाल में पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने के दौरान इन्वायरमेंट में छोड़े गए रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है। ऑप्शंस है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मिक्स है, मिसलिनियस है। कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस करेंगे, रैपिड फायर मोड में करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 10 सेकंड मिलेंगे। तो सवाल का जवाब दें आप सभी लोग। ठीक है, सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैम ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, मे बी किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग सकता है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप कर दीजिएगा, बता देना कि मैम ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप टेलीग्राम पे मुझे उस क्वेश्चन का, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत आंसर है तो कोई रेफरेंस मुझे दे दे कि मैम मैंने इस बुक में पढ़ा है और इसकी स्क्रीनशॉट ये है, ये चीज है, इसका सही आंसर ये हो सकता है। एक बार आप चेक कर लें, एक बार
आप मिला लें, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि आंसर्स मिस्टेकन हो जाते हैं। तो आपको अगर लगता है तो मुझे लेकिन रेफरेंस जरूर दे देना, क्योंकि रेफरेंस रहेगा तो ही मैं उसको उसके ऊपर वीडियो बना पाऊंगी और सभी को फिर मैं बता पाऊंगी। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश प्रयास तो यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन फिर भी बाई चांस गलती से भी अगर गलती हो जाए तो मैं की बात कर रही हूँ कि अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का स्रोत नहीं है? गोबर गैस, कोल, वुड या न्यूक्लियर एनर्जी? सभी के आंसर्स आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का सोर्स नहीं है? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास का सोर्स नहीं है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या प्रोपेन? एलपीजी का मुख्य घटक आप सभी को बताना है। एलपीजी का मुख्य घटक आप सभी बताएं। राइट आंसर मैं आपको बता रही हूं, आप लोग अपने आंसर से मिलान कर लें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following natural hazards has a big effect on the Indian people each year? ये 2007 में रिपीटेड क्वेश्चन है। सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक खतरे का भारतीय लोगों पर हर साल सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है? साइक्लोन की वजह से यानी कि चक्रवात की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से या भूस्खलन की वजह से? आई होप कि आप सभी को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी और हिंदी वालों को, हिंदी भाषियों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैंने बोथ लैंग्वेजेस में करी है ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लड। बाढ़ की वजह से ये एक ऐसा प्राकृतिक खतरा है जिससे कि हर साल बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है इंडियंस के ऊपर में। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर, विच कंट्री इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, मतलब कौन सा ऐसा देश है इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं या लगातार भूकंप के लिए वो जाना जाता है? सो ऑप्शंस हैं चाइना, फिलीपींस, साउथ कोरिया या जापान। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां लगभग हर 10 से 15 मिनट में 3 से 4 बार भूकंप आ ही जाते हैं, इसलिए ज्यादातर वहां पे जो घर बनते हैं वो वुडन के बनते हैं, लकड़ियों के बनते हैं, ताकि नुकसान ना हो या कम से कम हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच प्लेस ऑन अर्थ इज नोन एज रिंग ऑफ फायर एज इट हैज द अर्थ मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो? कौन सा ऐसा प्लेस है धरती पर जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं यूरोप, पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी वालों को। इसका आंसर करें आप सभी। पृथ्वी के किस स्थान को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इसमें पृथ्वी की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? जैव विविधता का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट, मतलब कि अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों की श्रेणी की वजह से, या द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एन एनवायरमेंट, पर्यावरण में मौसमी और दैनिक परिवर्तन की वजह से, द वे स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन एनदर, जिस तरह से प्रजातियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। सो बायोडाइवर्सिटी को आपको डिस्क्राइब करना है, या द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एन इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण पे भौतिक या भौतिकी कारणों के प्रभाव के तौर पे जाना जाता है जैव विविधता को।
So friends, right answer is option A. The range of different species in an environment. बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का जो वर्णन है वो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की श्रेणी की वजह से जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कई प्रकार की जैविक विविधताएं हैं हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में, और अलग अलग तरीके की इन्वायरमेंट में स्पीशीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब ही ये हो गया, जैव विविधता का मतलब क्या हो गया कि जैव में विविधता, मतलब कि स्पीशीज की विविधता की बात हो रही है। इसलिए ये ऑप्शन देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट पे अलग अलग प्रकार की जीव और जंतु और अलग अलग प्रकार की स्पीशीज हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज टाइगर स्टेट। निम्नलिखित में से, इन चारों ऑप्शन में से टाइगर स्टेट यानी बाघ राज्य किसे कहा जाता है या किसके लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कैसे बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी के आंसर 10 सेकंड्स आपके लिए टाइम मिला हुआ है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटेबल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना या टेलीग्राम पे मुझे विथ रेफरेंस के साथ में फोटो क्लिक करके मुझे देना। एक दो लोगों ने क्वेश्चंस मुझे या बोला था कमेंट सेक्शन में जो हमने लास्ट किए थे कि उनको लगता है कि ऑप्शन कुछ दूसरा है, तो मैंने उसको चेक किया था, बट जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था। आज एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम जो एक वीडियो था हमारा टीचिंग लर्निंग वाला, उसमें एक था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो मेमोरी लेवल को किसने प्रोपाउंड किया है, उसके प्रोपाउंडर कौन है? तो राइट आंसर हर्बर्ट है, बट चूंकि मुझे लिखने में ऊपर नीचे हो गया इसकी वजह से वहां पे हंट का ऑप्शन दिख रहा था, तो वो मुझे उतना पोर्शन हटाना पड़ा। तो अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो 3 लेवल्स होते हैं आपके। तो 3 लेवल में जो पहला आपका लेवल था मेमोरी लेवल, इसके जो प्रपाउंडर हैं वो है हर्बर्ट, ठीक है, ना कि हंट। और वहां पे मैंने हर्बर्ट जो है बोल दिया है या दिख गया है स्क्रीन पर, लेकिन बाद में मैंने हर्बर्ट ही समझाया हुआ, इवन क्वेश्चंस भी कराए हैं उसमें भी हर्बर्ट ही कराया है। बट एक जगह लगभग एक 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 क्लिप ही थी जिसमें कि हंट लिख गया था, बाय मिस्टेकली ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। वैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि आपने ये वीडियो देखा है तो आप वहां से रिलेट कर लोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, दूसरा या तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो ठीक है, कई बार आप लोगों की तरफ से भी फीडबैक आते हैं तो इंप्रूवमेंट हो जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट बाघ का राज्य किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को जाना जाता है बाघों के राज्य के तौर पर। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ मेजर GHGs आइडेंटिफाइड फॉर रिड्यूस्ड इमिशन एज पर क्योटो प्रोटोकॉल आर व्हाट? हाउ मच? क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कम उत्सर्जन के लिए पहचाने गए प्रमुख GHG की संख्या कितनी है? GHG का फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, pollutants in the soil can be broken by microorganism. This process is called as what? मतलब कि मिट्टी में प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स, बायोरेमिडिएशन, बायो ऑगमेंटेशन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में रूपांतरण करने पर वही लिख करके आता है, ठीक। तो प्रोबायोटिक्स को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा। कुछ वर्ड्स को या कुछ कुछ टर्म्स को उसका हिंदी नहीं होता, बस जो इंग्लिश है बस उसी का हिंदी में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें कि मिट्टी में जो प्रदूषक होते हैं, सो प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जब सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को तोड़ते हैं मिट्टी के अंदर, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इस प्रक्रिया को बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, द सागर माथा नेशनल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक? ये 2019 में आया हुआ सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा रहा है कि सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान
किस पर्वत शिखर के पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धोलावीरा? पर्वत शिखर के पारिस्थितिक तंत्र को, यानी कि किसी माउंटेन पीक के इकोसिस्टम की संरक्षण करने की बात हो रही है। माउंटेन पीक मतलब पर्वत की जो ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई पर, उसके शिखर पे जो इकोसिस्टम है, उसके संरक्षण की बात हो रही है सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। सो ऑप्शन राइट आंसर क्या है इसका, आप सभी बताएं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर। राम रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? सो रामसर जो कन्वेंशन है, इसका संबंध किससे है या किसके कंजर्वेशन से संबंधित है? टाइगर, एलिफेंट, क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेटलैंड? देखिए यहाँ पे हिंदी में जो लिखा हुआ है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है? कंजर्वेशन का मतलब ये कि संरक्षित करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि रामसर जो कन्वेंशन है, वहां पे हम किसके संरक्षण की बात करते हैं? क्या हम बाघों के संरक्षण की बात करते हैं या हाथियों के संरक्षण की बात करते हैं, फसल आनुवंशिक विविधता के बारे में बात करते हैं या आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात करते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, हम वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर में। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे, आपके सामने में दो लिस्ट है, एक लिस्ट है ये और दूसरी लिस्ट है ये। ठीक है, इसमें कुछ लिस्ट वन में कुछ पार्क्स के नाम दिए हैं और लिस्ट टू में स्टेट के नाम दिए हैं। आपको सही पार्क के आगे बताना है कि ये पार्क कौन से राज्य में है। तो पहला है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में नहीं चेंज किया है क्योंकि काफी आसान है, हिंदी में भी यही होगा जो इंग्लिश में है। तो इसका आंसर मुझे बताएं। अगर कोई एक भी आपको पता है तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जब कोडिंग वाले क्वेश्चंस आपके सामने आए तो प्रयास ये करें कि एलिमिनेशन मेथड आप लगा करके आंसर करें। ठीक है, ठीक है, सो राइट आंसर आप सभी क्या जाने चाहिए? सो तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये आसाम में है और क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है एंड नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे देखें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए था उनको मिलते हैं फुल मार्क्स। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप सभी के कितने बने राइट, मुझे जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट जो भी हम लोग सेशन करेंगे तो उसमें मैं उन स्टूडेंट्स का नाम स्पेशली लूंगी। एक मोटिवेशन होता है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहिए सही सही, लेकिन बताइएगा कि आपके जिन भी स्टूडेंट्स के 20 आउट ऑफ 20 सही बने होंगे उनको स्पेशल स्टूडेंट्स का हम लोग नाम लेंगे। ठीक है, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज इन द बिगिनिंग ऑफ 2016 द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया वाज, मतलब 2016 की शुरुआत में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या क्या थी? बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या क्या थी 2016 में? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18। तो 2016 की शुरुआत में बायोस्फीयर की जो रिजर्व संख्या थी वो थी 18, लेकिन जो यूनेस्को है, यूनेस्को मैब के अकॉर्डिंग ये बोलती है कि जो बायोस्फीयर की संख्या थी वो 10 थी। ठीक है, तो अगर सवाल में आपसे यूनेस्को मैप के हिसाब से पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को मैप व्हाट इज द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन 2016, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अगर इसको मेंशन नहीं करती है, इसका नाम मेंशन नहीं करती है, यूनेस्को का नाम अगर मेंशन नहीं करती है, तो आपका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा 18। बड़े ही गौर से आप समझिएगा कि मैप की लिस्ट आई हुई थी, यूनेस्को मैप की लिस्ट आई थी,
उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 बायोस्फीयर हैं। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। सो राइट आंसर वुड बी 18। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। मैं यहां पे नीचे लिख दे रही हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग, मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बट अगर ये वर्ड ये टर्म नहीं दिया है तो आप 18 पे लगाएं 18 पे लगाएंगे, सॉरी। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताएं मैप का फुल फॉर्म क्या है, मैप का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे लोग गलत आंसर करने वाले हैं उसका, आई एम वेरी श्योर। सो मैप का फुल फॉर्म है, कोरोलियस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, अर्थ रोटेशन, मतलब कि पृथ्वी जब घूमती है कोरोलियस इफेक्ट की वजह से, या द प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब कि जो हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं कोरोलियस इफेक्ट, या हीटिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ नियर द इक्वेटर एंड कूलिंग नियर पोल्स, मतलब कि इक्वेटर के पास में जब धरती गर्म होती है और पोल्स के पास में जब धरती कूल होती है, मतलब भूमध्य रेखा के पास में पृथ्वी जब गर्म होती है और ध्रुवों के पास में पृथ्वी जब ठंड होती है। और फोर्थ ऑप्शन है ओशियन करेंट्स, यानी महासागर में जब बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं तो उसको बोलते हैं कोरोलियस इफेक्ट। क्या है राइट आंसर ऑप्शन 16 का, कोरोलियस इफेक्ट की बात पूछी जा रही है आप सभी से। सही आंसर करें आप सभी। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूमने को बोलते हैं कोरोलियस प्रभाव या कोरोलियस इफेक्ट। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, सो इस क्वेश्चन के आने की हाई चांस है, मे भी आ सकता है। सो दिसंबर 29, 15 मई, 5 जून, या नन ऑफ द अबव। ये सवाल मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों का सवाल ये बिल्कुल सही होगा, चांसेस तो यही है, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 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 सी, जून, 5 जून। जिन्होंने 5 जून दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो जान लें। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे बड़ी जैव विविधता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या आर्कटिक रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, या इनमें से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, आर्कटिक क्षेत्र, उष्णपोषण कटिबंधीय क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैव विविधता है, ठीक। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे, विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द कंट्री, सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आई होप कि आपको हिंदी का क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा हो। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, हर्मिस नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम नेशनल पार्क।
19 का आंसर आप सभी का। काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं ये सारे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, हेमिस नेशनल पार्क हाईएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित है हमारे देश में। हाईएस्ट नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है हाईएस्ट एल्टीट्यूड में। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर। वर्मी कंपोजिटिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोजिटिंग दैट इन्वॉल्व्स व्हाट? वर्मी कंपोजिटिंग खाद बनाने की एक विधि है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, बैक्टीरिया या नन ऑफ दीज? एन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनमें से एक शामिल नहीं है, यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई शामिल नहीं है। नन ऑफ दीज होगा। लिखने में मिस्टेक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। So right answer would be option B, earthworms. वर्मी कंपोजिट इज अ मेथड ऑफ कंपोजिटिंग दैट इन्वॉल्व्स अर्थवॉर्म्स। 20 क्वेश्चन आज हमने किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कुछ एक दो सवाल देने वाली हूं जिसका जवाब आप मुझे ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका जवाब क्या है। सबसे पहला सवाल जो है ये आपका होमवर्क है। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में साइन हुआ था? इसका आंसर मुझे आपको देना है, मतलब आप मुझे देंगे। ठीक है, सो क्योटो प्रोटोकॉल साइन व्हेन, कब साइन हुआ था? एंड दूसरा है, पहला तो सवाल ये हुआ, दूसरा है एक शख्स है जिनका नाम है बाबा आमटे, ये किन से संबंधित है, ये किस चीज के लीडर हैं? बाबा आमटे वॉज लीडर ऑफ क्या? बाबा आमटे किसके लीडर हैं? ये दो सवाल के आपको मुझे जवाब देने हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे देंगे। साथ ही आपको एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूं, गो सेट के बारे में आपने सुना होगा। गो सेट ये एक सैटेलाइट है, गो सेट एक सैटेलाइट है जिसको इब्यूकी के नाम से भी जाना जाता है। कहां लिखूं, एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, गो सेट है, एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम है गो सैटेलाइट। इसको इब्यूकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, मतलब कौन से देश ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था? ठीक है, गो सैट का क्या फुल फॉर्म है? ग्रीन हाउस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ग्रीन हाउस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। ग्रीन हाउस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। आप सभी मुझे बताएंगे कि ये सैटेलाइट है, इसको इब्यूकी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कौन से देश ने लॉन्च किया था? तो 3 सवाल के जवाब आपको मुझे बताने हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी ईयर में साइन हुआ था, बाबा आमटे एक लीडर है तो वो किस चीज के लीडर है, साथ ही गो सैट एक इसको इब्यूकी नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हाउस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स का फुल फॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुआ था। आई होप गाइस कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जरूर से मुझे शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पर। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसके साथ में कुछ रेफरेंस मुझे जरूर से टेलीग्राम पे शेयर करिए। और मुझे अगर लगा कि आप जो बोल रहे हैं उस बात में कोई सच्चाई है, कुछ तथ्य के आधार पे आप बोल रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना करके सभी को क्लियर भी कर दूंगी। एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया था कि भाई मैम इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ कुछ मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का जब क्लास लिया था, सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो उनको लगा था, बट जो हमने डिस्कशन किया था वो बिल्कुल सही था। तो आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें, और अगर आपको लगता है कि सवाल का जवाब कुछ और हो सकता है या होने की संभावना है तो जरूर से आप मुझे कुछ रेफरेंस जरूर से आप मुझे शेयर कर दिए। पैशनेट बने, अपना मोटिवेशन खुद बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल होते रहना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। क्या है ना, पढ़ाई ना कम्युनिटी में हो पाती है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ आपसे चार्ज कर रहे हैं, टोटली फ्री है, और ज्ञान अड्डा पे हमेशा आपको फ्री में ही सारी कुछ मिलने वाली है, फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्लासेस, सब कुछ हमेशा। तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 का, लग रहा है कि मैम ये टॉपिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो मेरे लिए सेपरेट, है ना, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। हालांकि टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियोस बनाएंगे, लेकिन चूंकि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत करीब आ चुका है, मतलब आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लगभग 17 से शुरू होने वाला है,
आज एक रियलिटी चेक भी मैंने किया था, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। तो एनटी ने बताया था कि जो आपके एनटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था कि जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है, पोस्टपोन नहीं होगा, और जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 10 या 11 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा और वो बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा या एडमिट कार्ड नहीं आएंगे या रीस्केड्यूल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल होंगे और डेट रीस्केड्यूल नहीं होगी। मान के चलिए कि 11 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड या कोई डेट शीट या कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगी। चैनल पे बने रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, नोटिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ ऑफिशियली अनाउंस होगा तो हम हैं ही आपसे शेयर करने के लिए, कोई समस्या नहीं है। और जो एक महत्वपूर्ण आपसे बात मैं बोल रही थी पेपर 1 के लिए, कि भाई हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज तो स्टडी करेंगे, बट अभी चूंकि वक्त बहुत कम है, अगर हम लोग टॉपिक्स में घुस गए ना तो फिर आपके लिए मैं लास्ट जो मोमेंट में प्रिपरेशन होती है क्वेश्चन वाली वो नहीं करा पाऊंगी, है ना। तो अभी मेरा फोकस ये है कि अभी आप क्वेश्चंस करिए, बाद में जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप तो इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी 1 महीने पहले से ही पढ़ाना शुरू किया है। तो इस चीज का टॉपिक वाइज क्लैरिफिकेशन का या नोट्स का बेनिफिट जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरेंगे वो कंप्लीटली ले पाएंगे, ठीक। लेकिन चूंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ मुझे करना है ना, उनके लिए सोच करके आपके लिए कुछ ना करूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपके लिए जो पॉसिबल बेस्ट हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपकी तैयारी कैसे हो सकती है, उस पर बेसिकली हमारा फोकस है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, पैशनेट बने एंड बी योर ओन मोटिवेशन। डू नॉट सीक फॉर मोटिवेशन फॉर एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज। आपका मोटिवेशन आप खुद है। बिल्कुल हनुमान जी जैसे बन जाइए, अपनी शक्ति अपनी ताकत को पहचानिए और समेटिए और एक ही दिशा में लगाइए। अगर आपके पेपर 2 में अच्छे बन रहे हैं, स्कोर अच्छे बन रहे हैं, मतलब अपनी सब्जेक्ट की आप कट ऑफ देख लीजिएगा, है ना। अगर आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है 60% जा रही है या 62% जा रही है और आपके पेपर 1 में अच्छे खासे परसेंटेज आ रहे हैं, मतलब पेपर 2 आप कवर अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। तो आप परसेंटेज को डिवाइड करके देख लेना, है ना। पेपर 1 में फिर अगर आपके 50 को मतलब 50 मार्क्स भी अगर आ गए, यानी कि 25 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर ले रहे हो, 50 मार्क्स भी अगर आपने गेन कर लिया और पेपर 2 में आप अच्छे खासे मार्क्स उठा रहे हो, मतलब 140 या आपके 150 मार्क्स भी अगर आप उठा रहे हो, तो लगभग 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 200 मार्क्स हो जाएंगे 300 में से, तो ठीक है आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर पेपर 2 की आपकी मेरिट थोड़ी सी 60% मैंने बताया, ज्यादा बता दिया, अगर कम जा रही है तो पेपर 1 में थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। तो तैयारी करने का जो तरीका ये है कि अपने पैमाने को चेक कर लो, कौन सी जगह पे खड़े हो। लास्ट ईयर जो है जो मेरिट गई थी वो क्या गई थी और इस साल कितनी मेरिट जाएगी, तो ये मान के चलना इस साल जो भी मेरिट जाएगी +3% या +5% का टारगेट हमेशा लेके चलना। एक आइडियल स्टूडेंट वही होता है जो हमेशा टारगेट ऊपर ऊंचा सेट करता है, अपना बेंचमार्क हमेशा कोशिश करें ऊंचा सेट करने के लिए। तो 3% का प्लस में टारगेट्स को लेकर के चलिए। बाकी जेआरएफ की जो मेरिट है वो हमेशा नेट की मतलब यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो मेरिट है उससे ज्यादा ही होती है। तो अगर पेपर 1 में अच्छा जा रहा है तो पेपर 2 में अगर अच्छा जा रहा है तो पेपर 1 में भी अगर 20 क्वेश्चन किया और बड़े ही आसानी से 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मतलब अगर आप तुक्का तोड़क भी मारेंगे ना तो भी आराम से 20 क्वेश्चन आपके निकल ही जाएंगे, ठीक। बिना पढ़े भी माय डियर फ्रेंड्स, बिना पढ़े भी, वैसे तो एग्रीगेट 40 मार्क्स इसमें होते हैं कि आपको चाहिए ही होते हैं, तो बिना पढ़े आप 35% ला सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी और आपको 15-20% के लिए करनी है। एकदम चीजों को थोड़ा गौर से अगर सोचिए कि नेट वाले क्या बोलते हैं कि भैया एग्रीगेट आपके पेपर 1 और 2 में मिलाकर के 40% मार्क्स होने चाहिए, तब तो आप एलिजिबल होंगे, है ना। तो बिना पढ़े भी अगर आप पेपर लगाएंगे तो आपके लगभग 35%, है ना, 35% 36% आपके तो बिना पढ़े आ रहे हैं, है ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम रॉ है, तुक्का मारा है, तो भाई तैयारी आपको कितने परसेंटेज के लिए करनी है, 20% के लिए और करनी है। 35% तो आप वैसे ही कर रहे हो, आराम से आपका कितना हो गया 3 4 5। तो ये 55 बहरहाल उनके लिए है जिनकी मेरिट थोड़ी सी कम है ना। क्योंकि कॉमर्स में जो जाती है मेरिट लगभग 57 58 59% के आसपास एपी की जाती है, ठीक है। तो 35% तो आप पहले से ही कर रहे हो, आपको 30% की तैयारी करनी है, ठीक है। 30% की तैयारी करनी है, मतलब हाफ से भी कम की आपको तैयारी करनी है। तो 3 3 ये 6 हो गया, तो 65% का भी टारगेट लेके चलेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी का डिस्कशन हम बाद में भी कर लेंगे। एंड आपको सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई विशेष टॉपिक है आपका जो पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उस टॉपिक को टेलीग्राम पे आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ। कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। हायर एजुकेशन का भी कुछ कुछ एमसीक्यू कराना है, आईसीटी का भी कराना है, कम्युनिकेशन का भी कराना है, सारा चीज डूप में है। देखते हैं कैसे कब करा सकते हैं। नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, इसे थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है,
बट ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए नोटिस के साथ में, नए रियलिटी चेक्स के साथ में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी लोग नेट और जेआरएफ निकालें, मेरी यही प्रभु से, ईश्वर से, माँ से कामना है। बाकी आपकी मेहनत और बाकी हमारा एफर्ट्स जो होगा अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय।